हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग का ये लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, अगर किसी ने नहीं देखे हो तो वो जाके देख ले। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये थोड़ा एडवांस होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर अगर आप सीधा ही आपके सामने आ चुका है या आप सीधा ही ये लेक्चर देख रहे हो, तो इससे पहले जो 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो पहले देख लो ताकि आपको इस लेक्चर में जो मैं बातें समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग जो इस कोर्स का नाम है, एकदम फ्री कोर्स है। इससे इसके लिए मैं कोई भी 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान बहुत साल लगाए, उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ें पता चली और जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ तो क्यों ना मैंने सोचा कि लोगों को भी सिखाया जाए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोर्स के नाम पर क्या चल रहा है, धांधली चल रही है, लोगों से पैसे लूट रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं और उनका जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, उनको गैम्बलिंग में धकेल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का नाम भी बहुत बदनाम हो रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रख के मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, मार्केट में मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और कैसे मेरे जो एनालिसिस है वो सही होते हैं, कैसे मैं बिग मनी के साथ में ट्रेड कर पाता हूँ और मैं कैसे प्रॉफिटेबल हुआ, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। ये लेक्चर सीरीज है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए और थर्ड लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार देखो और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर मेल करना चाहते हो तो theIndianICT@gmail.com पर भी मेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक मेनली कवर करने वाले हैं, पहला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा है लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे फॉर्म होता है, ये इसका क्या मकसद है मार्केट के अंदर, और ये बिग मनी के फुटप्रिंट के रूप में कैसे हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है या किस तरफ मूव करने वाला है। ठीक है, और लिक्विडिटी लिक्विडिटी ऑल ओवर मार्केट में होती है। कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओ, चाहे लोग बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हाई और लोज पर लिक्विडिटी होती है या फिर वीकली टाइम फ्रेम के हाईज और लोज पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट से लेकर और जितने भी हाई टाइम फ्रेम है, ठीक है, पूरे मार्केट में कोई से भी टाइम फ्रेम पर जाओ, हर जगह लिक्विडिटी काम करती है, हर जगह लिक्विडिटी है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट चल ही नहीं सकता। वो एक पैनी भी एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होगा अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी। तो लिक्विडिटी हर जगह बिखरी हुई है। उसे उसे ग्रैब करने के लिए या उसे क्रिएट करने के लिए ही मार्केट क्या करता है, रन करता है और वो मूव देता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसी लिक्विडिटी है। तो मोस्टली यहाँ पर मैं जो लिक्विडिटी के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और मेनली जो कैटेगराइज की जाती है 2 तरह की, एक जो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और दूसरी होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में धीरे 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 मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक साथ में ही सारी चीज़ें बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आप मैं तो फिर भी बता दूंगा, 2-4 घंटे का लेक्चर बना दूंगा मैं, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। इसलिए मैंने सोचा है कि 1 घंटे 1-1.5 घंटे का बन जाता है। मैं 1 या 2 टॉपिक कवर करूँ तो उसमें भी 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाता है और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँ। इसलिए मैंने मैंने सोचा है कि मैं कुछ टॉपिक धीरे 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 आपको सिखाऊँ। फिर आप जब एक बार सारे लेक्चर्स देख लोगे फिर आपको सारी चीज़ें एक बार समझ में आएगी। फिर आप जब लाइक मार्केट में जाओगे, ट्रेड करोगे, तब आपके लिए सारी चीज़ें क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 ऑर्डर ब्लॉक मेनली यूज़ होते हैं, यही वर्ल्ड वाइड चलते हैं, यही 4 ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा पांचवा होगा भी, अब कोई है जो खुद से ही बना रहा है या अपने ही क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से क्रिएट कर रहा है या कुछ भी। लेकिन आईसीटी की माने तो वो इस चार मेनली 3 ऑर्डर ब्लॉक, चार भी नहीं कहेंगे, मेनली 3 ऑर्डर ब्लॉक पर जोर देता है। चौथा मैंने अपने हिसाब से जोड़ लिया क्योंकि ये भी है, ये भी काम करता है, आईसीटी में है।
तो मैंने आपको सोचा कि ये भी मैं आपको बता दूंगा इस पीडीएफ के अंदर। इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं जब इन 3 ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपसे बात करूंगा तब मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? नॉर्मली हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात की है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है, हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, बॉस कर रहा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो ये जो लैग है जहाँ पर बड़ा मूव आया है, जो इंस्टीट्यूशन मूव आया है, जहाँ से एक बहुत ही प्यारा स्मूथ अपसाइड का मूव आया है, उसकी जो लास्ट कैंडल होती है, ठीक है, ये जो बाइंग आई है, ठीक है, इसकी इसकी जो लास्ट कैंडल होगी, लोवेस्ट कैंडल, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है। मैंने आपको ये पहले बताया, ठीक है। ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें क्या होता है कि जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पर, तो फिर से क्या करेगा? यहाँ से अपसाइड मूव देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल। उसी तरह डाउन साइड में भी होता है। हाईएस्ट कैंडल जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा? डाउन साइड में मूव देगा, ठीक है। इसके टारगेट क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके टारगेट होते हैं, या कोई पी वाई अगर है तो वो इसका टारगेट होता है। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्रीज और कैसे टारगेट डिसाइड करने। अभी आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, अब हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर 4 ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। पहला है ब्रेकर ब्लॉक, दूसरा है मिटिगेशन ब्लॉक, तीसरा है रिक्लेम्ड ब्लॉक और चौथा है रिजेक्शन ब्लॉक। तो सबसे पहले हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझते हैं कि क्या है। अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक दैट ब्रेक्स द मार्केट स्ट्रक्चर। अ ब्रेकर ब्लॉक अकर व्हेन प्राइस रिजेक्ट्स ऑन an order block but fails to continue in the expected direction, instead reversing sharply. It represents a liquidity grab where institutional traders take a stop before reversing। और टाइप्स ऑफ ब्रेकर ब्लॉक में होता है, एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक होता है और एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इस सब का क्या मतलब है, देखो मैं आपको अब नॉर्मली समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ मान के चलो, अप ट्रेंड है। क्या है? अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड है मार्केट में। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। बॉस 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 और हायर हाई बनते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होंगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होंगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होंगे, ठीक है। अगर ये इंस्टीट्यूशनल मूव है, अगर ये इंस्टीट्यूशनल मूव है, अगर ये बिग मनी के मूव है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इस लेग के अंदर, इस लेग के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बड़ा पैसा लगेगा। जब बड़ा पैसा लगेगा तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, उसके फुटप्रिंट दिखेंगे, बिग मनी के फुटप्रिंट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया फुटप्रिंट में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होंगे, ठीक है। अब क्या हो, अब क्या हो कि अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही प्राइस आए और यहाँ से बाउंस ना करके इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ एल्गोज को समझते हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, हमारे कुछ सेटअप होते हैं, एल्गोरिथम को रीड करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होती है, वही आईसीटी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड करता है, हमें पता नहीं होता कब गैप अप हो गया, कब गैप डाउन हो गया। हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बार प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पाते हैं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कभी ना कभी गलत होगा। ये आपको समझना होगा, हर बार आप सही नहीं हो सकते, हर एल्गोस को आप नहीं समझ सकते, हर एल्गोस का इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते। कब क्या हो जाए वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए प्लान बी होते हैं, एल्गोज के हर बार प्लान बी होते हैं कि अगर एल्गोज इस तरह से वर्क नहीं करेगी तो वो और अलग तरह से वर्क करेगी, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो यहाँ से लिया है, वैसे कोई इसकी दिक्कत तो है नहीं,
क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, बस मैं चाहता हूँ कंसेप्ट समझाना आपको, इसलिए जैसे ही जल्दी से काम हो सके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर अगर बिग मनी पैसा डाल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, उसके फुटप्रिंट क्रिएट होंगे। फुटप्रिंट या तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या हो, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ना करके सीधा ब्रेक कर दे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो क्या होगा, ये है पॉइंट। और इसी पॉइंट को सॉल्व करता है ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो हमें बताता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इस तरह की सिचुएशन जब मार्केट हमारे सामने लाएगा तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो, पहला है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, और दूसरा है बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर लो बनाते हुए, लोअर लो बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, मतलब कि क्या, कि अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या हो गया, 1 आवर का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक हो गया कि जब प्राइस यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से रिएक्ट करेगा, यहाँ से स्मूथली नीचे आएगा, और हमारा जो टारगेट है, ठीक है, ये लोअर लो का ये कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से स्मूथली यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है इस ऑर्डर ब्लॉक से, और इसे सीधा ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, क्या करता है, इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो जो डाउन ट्रेंड पहले कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है ना, जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, अब वो और डाउन नहीं जाना चाहता, और यहाँ से प्रेशराइज किया जा रहा है, यहाँ से बिग मनी, या आप कह सकते हैं कि जो एल्गोज है वो और नीचे नहीं ले जाने देना चाह रही है प्राइस, और यही से रिवर्स करना चाह रही है, ठीक है। लेकिन हमने तो सीखा है कि हमारे पास तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक, यहाँ पर जब तक ऑर्डर ब्लॉक है तब तक यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। तो हम तो यहाँ पर अपना सेटअप तैयार लेके बैठे हैं कि जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती है, छोटे टाइम फ्रेम पर हमको एंट्रीज देखनी पड़ती है। लोग कहाँ गड़बड़ी करते हैं, कहाँ उनके लॉस होता है, उनको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक जरूर है, ठीक है, प्राइस यहाँ से रैपिडली डाउन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब एल्गोस को बस उसका कुछ पीओआई अगर यहाँ पर मिल गया, कोई बायस जो थे उसका टारगेट मिल गया, यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है जिसके बारे में आपको नहीं पता, प्राइस यहाँ से आकर रिवर्स करता है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रेस्पेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम पर काम कर रहे थे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर जो पीओआई था, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जो बायस थे जिसके टारगेट मिल चुके थे, या यहाँ पर जो पीओआई था उसके जो वो जो पीओआई था वो कौन से टाइम फ्रेम का था, वो डेली टाइम फ्रेम का था, ठीक है। तो आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम के जो पीओआई ज़्यादा पावरफुल होंगे या 1 आवर के, डेली टाइम फ्रेम के बायस ज़्यादा पावरफुल होंगे या 1 आवर के, ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम के होंगे। लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं था, ठीक है, वो 1 आवर पर ट्रेड बनाते जा रहे थे। जैसे ही वो डेली टाइम फ्रेम की इस पीओआई पर आया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिएक्ट किया, और इस जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, और उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग एंट्री मॉड्यूल को नहीं समझते थे उनका क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन जो लोग एंट्री मॉड्यूल को समझते थे, जिनको पता था कि यहाँ पर एंट्री कैसे ली जाती है, कैसे बनेगी, वो तो बच गए, उनका तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ट्रेड नहीं बनाया। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं समझते थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना पैसा गवा दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब हायर टाइम के पीओआई से अगर रिवर्सल आए या फिर ट्रेंड चेंज हो, ठीक है, और आपका जो जिस टाइम फ्रेम पर आपका सेटअप था, जैसे 1 आवर का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो अब आपके पास में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्या हुआ, इसे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मतलब एल्गोज ने कुछ तो चेंज किया है अपने अंदर, या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता।
कुछ ना कुछ तो मार्केट में ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, नहीं तो इस चीज़ को मार्केट क्या करता है, रेस्पेक्ट देता। तो पहली चीज़, जब इस तरह से रेस्पेक्ट नहीं देता है, मार्केट को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम पर, जिस टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर रहे हो, उससे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई उस टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है। मतलब कि अब जो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जो पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, अब वो क्या हो चुका है, अब ट्रेंड में। और जिसका पहला इनिशियल जो आपको कंफर्मेशन मिलेगा, वो मिलेगा इस तरह के जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अगर वो हाई टाइम फ्रेम पर है, 30 मिनट से ऊपर के है, 1 आवर की, जिनकी प्रोबेबिलिटी 70 80 90% तक होती है, अगर वो बायस के साथ में हो, और इस तरह से अगर उसको मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो हमारे पास में दो चीज़ें होती है। पहला, पीओआई हायर टाइम फ्रेम का था, जहाँ से ये मूव आया है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, बायस बदल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब प्राइस इस तरह के सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है, तो जब इसे ब्रेक करता है, तो ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या वो बन जाता है, ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में। जो हमारा ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो हमारा ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, अब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से जब ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, तब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको प्राइस ने क्या किया, एल्गोज ने क्या किया, रेस्पेक्ट नहीं किया। और ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको जब प्राइस ने ब्रेक किया, तो यही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जो हाईएस्ट कैंडल थी, ठीक है, यहाँ की जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, ठीक है, जो कि हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में। इसका क्या मतलब कि यही कैंडल जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक थी, इसे ब्रेक किया जब प्राइस ने, तो प्राइस जब वापस यहाँ पर आएगा, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या होगा, प्राइस बाउंस करेगा और ऊपर जाएगा। तो आप इस ट्रेंड के साथ में अपने ट्रेड बना पाओगे। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक आप समझ गए कि अगर कोई डाउन ट्रेंड है और अचानक से कोई हाई टाइम फ्रेम के पीओआई या फिर बायस बदलते हैं और मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है, और यहाँ पर अगर आपको एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन अगर नहीं आता और इसे ब्रेक कर देता है, तो जब मार्केट फिर से, जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा, तो ये एज ए बुलिश ब्रेकर ब्लॉक रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ से अब और सेलिंग की ट्रेड नहीं बनेगी, यहाँ पर से अब कैसे ट्रेड बनेगी, बाइंग की ट्रेड बनेगी, और आपका एसएल जो होगा वो यही कहीं, वो एंट्री मॉड्यूल में देखेंगे। लेकिन बुलिश ब्रेकर ब्लॉक इस तरह से काम करता है। उसी तरह से बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस अब ट्रेंड में है, आया बनाता जा रहा है, यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर आएगा, तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए, यहाँ से अप साइड बाउंस करना चाहिए, यहाँ से अप मूव आना चाहिए, हमको टारगेट देना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, और उसने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं किया, और यहाँ से क्या कर दिया, उसने सीधा ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं की है, जो कि एक बड़ी बात होती है। एक अच्छा और सही टाइम फ्रेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। जब इस तरह के टाइम फ्रेम के, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को जब प्राइस रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि उस टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्राइस को क्या कर रहे हैं, नीचे पुश कर रहे हैं। ट्रेंड को बदलने की ताकत रखने वाले पीओआई है, ठीक है। तो जैसे ही ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा, डाउन साइड में मूव आएगा, और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें और अप साइड की ट्रेड नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर क्या करनी है, डाउन साइड की ट्रेड बनानी है, ठीक है। पीओआई क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो क्लियर हो गया, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और बियरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया है ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अगर आपको उस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ही नहीं बता, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि आप पहले के लेक्चर पहले देखें और फिर आके ये देखें, तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है।
और ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, यहाँ से ट्रेड बनाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कौन से टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, किस तरह के सेटअप की प्रोबेबिलिटी 90% प्लस होती है, 95%, 100% इवन होती है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा छोटे रिस्क के साथ में जब पैसा लगता है, जब किसी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अगर 90% से ऊपर की है ना, तो वहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो ना, तो आपकी विन रेट होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर बहुत ही अच्छा है, अगर आप 2.5-3% इस तरह के रिस्क लेते हो, 4%, तब आपको इस तरह की जब ट्रेड मिलती है हायर टाइम फ्रेम की जिसकी प्रोबेबिलिटी 90%, तब आप बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हो और उसी से अकाउंट ग्रो करता है, उसी से एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ठीक है। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और बियरिश ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक आप सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। The retest and hold zone where price respects the order block before continuing. A mitigation block is a confirmed order block where price retests and holds, allowing traders to enter with minimal risk, act as a support resistance flip zone. ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो, अभी हमने क्या सीखा, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में सीखा। ब्रेकर ब्लॉक के अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। देखो क्या इम्पोर्टेंट था, आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं और, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें होती है एक ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है। जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। हमारा जो ध्यान है ना, वो बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए, एकदम छोटी छोटी चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है, तब जाके हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, जो विन रेट है, वो इंक्रीज होती है। तो ब्रेकर ब्लॉक में मैंने आपको क्या बताया, ये हायर हाई था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाएगी, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ती है, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रेकर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जैसे ही इसने बॉस किया, ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसने पहले क्या किया, यहाँ की जो हाई गई थी वो लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, ठीक है। उसके बाद में आकर यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब कर ली, या इसके यहाँ पर कोई भी और एक स्विंग अगर है, अगर उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, तो ब्रेकर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सही मायने में कहे तो उसे ही एक ब्रेकर ब्लॉक कहा जाएगा। जब प्राइस अप साइड में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है। तो प्राइस पहले जाकर वॉश करता है। वॉश करने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो उसने क्या कर दी, ग्रैब कर ली। कभी कभी यहाँ पर लिक्विडिटी वो स्वीप भी करता है, लेकिन इस केस में मानते हैं कि उसने वॉश कर दिया, ठीक है। फिर वो आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं करता और ब्रेक कर देता है, ठीक है। और इसके जो प्रीवियस स्विंग है उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद में जब वो यहाँ पर आता है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर, जो कि अब ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से क्या आती है, काउंटर। तो इसने क्या किया, एक यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की और दूसरी यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक करता है। मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का पी है, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था या कोई फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, ये हायर आई था, ये बॉस किया इसने। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया तो क्या किया, यहाँ से हायर टाइम फ्रेम का पी आई था, यहाँ से रिजेक्शन आना तय था, तो यहाँ से स्मूथली क्या आया, एक बार रिजेक्शन आया, ठीक है। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से इसने क्या किया, अप साइड में फिर से मूव दिया, लेकिन इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग था उसको क्या किया, ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और यही से प्राइस क्या हो गया, स्मूथली नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया प्राइस ने, यहाँ से वो स्मूथली नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया और जो प्रीवियस हायर हाई था उसको ब्रेक ना करके यही से गिर गया। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का पी था, मार्केट यहाँ पर गया, जहाँ मैंने बताया या डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था या ऑर्डर ब्लॉक था,
कोई भी चीज़ मान लेते, या लिक्विडिटी स्वीप था, पीओआई था, ऐसा देख लेते। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, यहीं से उसने क्या किया, इस स्विंग को लिए बिना, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से ही रिजेक्शन आ गया, तो प्राइस सीधे ही स्मूथली नीचे आता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, बिना अपने प्रीवियस हाई को लिए बिना, ठीक है। अब प्राइस अगर बहुत तेजी से नीचे जाने वाला, अगर ऑर्डर जो है, जो बड़े टाइम फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है, और ऑर्डर बहुत तेजी से लग रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, लेकिन प्राइस वहाँ तक जाएगा ही नहीं, वो पहले ही वहीं यहीं कहीं से वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो एंट्री कैसे बनाए। जिन लोगों को इस सब बारे में पता है, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो एक डाउन एंट्री बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो वो सोचते हैं कि क्या इस फेयर वैल्यू गैप से जाएगा, या इस फेयर वैल्यू गैप से जाएगा, या इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, या इसकी लिक्विडिटी, तो वो यहाँ पर बार बार एंट्री बनाते रहते हैं, और उनका एसएल क्या हो जाता है, जाता रहता है, वो लॉस करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर जो कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, वहां से नहीं जाकर मिटिगेशन ब्लॉक से जाता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होगा, देखो ये जो लैग है, यहाँ से हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से रिजेक्शन आया, उसके बाद में इसने एक पुल बैक दिया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। ये जो लैग है, ये पूरा लैग, ये पूरा ऑर्डर फ्लो एक एज ए मिटिगेशन ब्लॉक के रूप में काम करेगा। अब आप सोचोगे कह रहे ये तो बहुत दिक्कत है, फिर इतने बड़े लैग में हमारी एंट्री। देखो, अब इस लैग के अंदर आपको देखना है कि कहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मार्केट ने क्रिएट की है कि वहाँ से एक रिएक्शन आ सकता है। अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ में कोई ओवरलैप है, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। वहाँ से यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है मार्केट ने, फिर यहाँ से इसने क्या किया, अप साइड में रिएक्शन दिया, और यहाँ से इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तब प्राइस क्या करेगा कि अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर इसने सीधे ही आकर क्या किया, इसको ब्रेक करके पूरी नीचे कैंडल, मतलब एक तो रिजेक्शन आता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया और फिर ब्रेक किया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस यहाँ से रिएक्शन बिल्कुल भी सीधे ही इसको ब्रेक कर देता है, सीधे ही आकर इसको ब्रेक कर देता है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत भी रिएक्शन नहीं आता है, सीधा ही प्राइस आकर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको यही से एंट्री बनानी है, और जो एसएल होगा वो उस स्विंग के जो हाई होगा वहाँ पर आपका एसएल होगा, ठीक है। अब मान चलो कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली या एंट्री मिस कर दी, तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की अच्छी बात यह है कि ये आपको बार बार एंट्री आपको देता रहेगा। जैसे ही एक और स्विंग बनेगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जिसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे, और यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको फिर से एक एंट्री मिलेगी, फिर से आपको एक रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये काम करता रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपको एंट्री देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, कहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है और कहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मैं बताने की कोशिश करी। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसे इसने ब्रेक किया, फिर से यहाँ पर आया और रिएक्शन। इसमें क्या किया, इस स्विंग का हाई और यहाँ पर अगर कोई स्विंग है, उन दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लेकिन जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसके अंदर उसने क्या किया है, जो प्रीवियस हाई था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आप इस चीज़ को समझ लो एक बार। यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने प्रीवियस स्विंग की, ठीक है, हाई और स्विंग लो दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और फिर यहाँ से जो ब्रेकर ब्लॉक है वहाँ से रिएक्शन आएगा
और इसके अंदर इसने क्या किया, यहाँ प्रीवियस जो हाई थी उसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, उसने सिर्फ यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है और यहीं से वो क्या किया, नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, तो यहाँ से आपको, या फिर इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है जैसे फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो रहा है, या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। या ये जो, हाँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसे सीधा ही प्राइस ने अगर ब्रेक कर दिया तो प्राइस क्या होता है, यही कहीं से क्या करता है, डाउन चला जाता है। इसी तरह बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है कि प्राइस आया, इसने अपने प्रीवियस जो लोअर लो था उसको ग्रैब नहीं किया और यहीं से, क्योंकि यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है, तो प्राइस और नीचे नहीं गया यहाँ से, ठीक है। उसने ये पहले से ही इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की और यहीं से क्या हो गया, वो अप साइड में मूव देने लग गया, ठीक है, अप साइड में जाने लग गया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको क्या किया, इसने ब्रेक किया, साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया। और जब प्राइस फिर से यहाँ पर आया तब आपको यहीं से कहाँ बनानी है एंट्री, और आपका जो ऐसे होगा वहीं कहीं होगा, और फिर यहाँ से प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जो भी यहाँ के टारगेट होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। मैंने दोनों में बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिए। जैसे जैसे आप लाइव मार्केट में चीज़ें करोगे ना, देखो मैं आपको चीज़ें पीपीटी के थ्रू समझा रहा हूँ, मेरी कुछ यहाँ पर मतलब सीमा है कि मैं एक सर्टेन वे में आपको सिखा सकता हूँ, मैं एक चार्ट फॉर्म में आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर जब आप एंट्री लेते हो, जब 1 मिनट 2 मिनट पे जब आप एंट्री बनाते हो, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। जब आप एक्चुअल में एक छोटी और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली, जहाँ पर रिस्क बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड बहुत हाई हो, ठीक है, वहाँ पर जब आप एंट्री बनाते हो, या फिर प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है, या ऑर्डर फ्लो बहुत तेज़ी से, या बिग मनी बहुत तेज़ी से जब पैसा लगाता है, तो जो मूव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होते हैं, फेयर वैल्यू गैप वगैरह होते हैं, वहाँ पर प्राइस ना आकर कहीं ऊपर से ही निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी एंट्री मिस हो जाती है। आप सोचते हो कि यार यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर आएगा, लेकिन वो वहाँ पर आता ही नहीं है, उससे पहले ही कहीं से निकल जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो ब्रेकर ब्लॉक है, वो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। और इसके बाद में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जिसके बारे में बात करेंगे वो है। तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही, काम करती है, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें मार्केट में काम करती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये भी एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। A second chance order block where price re-enter the zone after initial reaction. Reclaimed order blocks are the areas where institutional traders accumulate their position by hedging and market shows a minor displacement at that area. And later on these blocks are reclaimed and act as a support resistance to push price up or down. ठीक है, क्या मतलब है इसका? यहाँ पर दो चीज़ें और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में और यूएस मार्केट या फॉरेक्स में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग काम करती है, ठीक है। तो बिल्कुल ही वहाँ की चीज़ें यहाँ पर भी सेम टू सेम काम करे वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन में काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो स्पॉट चार्ट पर ही उनकी ट्रेड बनती है। जैसे वो फ्यूचर पे, जैसे हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में क्या होता है, सिर्फ जो हमको कुछ प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर प्राइस जैसे स्पॉट चार्ट पर एक 52,379 रुपये है, तो जब हम फ्यूचर का चार्ट खोलेंगे तो उसमें कुछ प्रीमियम और डिस्काउंट चलेगा, कुछ कुछ मार्जिन मिलेगा हमको, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो कुछ 200-300 रुपये जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, वो जो मार्जिन होता है, ठीक है, वो कम होता जाता है। लेकिन हम करते हैं ऑप्शन में काम। जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तब चीज़ें थोड़ी और बेहतर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, थोड़ी बदलाव की ज़रूरत पड़ जाती है, और वहाँ पर चीज़ें वैसी ही एग्जैक्ट काम नहीं करती जैसी कि वो है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं आपको कंसेप्चुअल एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ। उसके बाद में एक्चुअल में मार्केट में कैसे चीज़ काम करेगी वो तो जब मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये जो कोर्स जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा, इसके लेक्चर एक बार ख़त्म हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आईसीटी में वर्क करती है, कौन कौन से कंसेप्ट है। एक बार मैं ये सारे आपको प्रोवाइड करवा दूँ, फिर जब मैं लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करूँगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा कि मैंने जो आपको चीज़ें सिखाई थी, बताई थी, वो कैसे एक्चुअल मार्केट में काम करती है, ठीक है। लेकिन अभी कंसेप्ट समझने के लिए मुझे
मैं भी बंधा हुआ हूँ, मुझे इन्हीं तरीकों से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में तो वो लाइव ट्रेड करके ही पता चलता है, और वो मैं आपको लाइव जब ट्रेड करूँगा तभी बता पाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ काम करती है। लेकिन अभी कंसेप्ट समझने के लिए आपको इस तरह से समझना ज़रूरी है। तो बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक आर आइडेंटिफ in market maker buy model when market is in bullish trend and before moving higher rate of move down swift liquidity and approach to higher time frame period। ठीक है, देखो क्या होता है बताएं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। मान के चलो यहाँ पर एक 4 आवर का क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर है एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर प्राइस धीरे 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 क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, और यहाँ पर क्या है, एक 4 आवर का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अब दो चीज़ें होंगी, पहला, अगर मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की है तो ये स्मूथली नीचे आ जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर मार्केट ने यहाँ पर कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से अगर उसकी जो, और ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस है, ठीक है, वो अप साइड के है, या मंथली टाइम फ्रेम के जो बायस है कि अप साइड के है कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो क्या होगा पता है, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी क्रिएट होगी। यहाँ से आपको मूव दिखेगा नीचे आता हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, इसको रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन क्या वो एकदम स्मूथ आएगा नीचे, क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत बार क्या करता है, यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करता 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 फिर नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पर बाय स्टॉप्स क्रिएट करता करता नीचे आता है, ठीक है। और फिर जब यहाँ से, यहाँ पर जब डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो यहाँ से क्या आता है, एकदम स्मूथ रिएक्शन आता है, और ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी ये क्या हो जाती है, पूरी ग्रैब हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर इस तरह का मॉडल आईसीटी ने बनाया, या फिर मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये कैसे काम करती है मेरे नज़रिए से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब एंट्री बनाने जाते हो तब आपको कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो बहुत काम आता है। इस तरह के जो मैंने बताया था आपको, जो प्राइस मूवमेंट आता है उसके अंदर, ठीक है। मान के चलो यहाँ से कोई पीओआई था, तो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता करता, ठीक है, माइनर डिस्प्लेसमेंट करता हुआ नीचे आता है, धीरे 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 नीचे आता है, नीचे आता है। फिर यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है, यहाँ से मार्केट क्या करता है, अप साइड में मूव देता है। तो यहाँ पर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का क्या काम है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। देखो, जब प्राइस क्या करता है, यहाँ से जब नीचे आएगा और आपको माइनर डिस्प्लेसमेंट देगा अप साइड में, जैसे ही प्राइस यहाँ से, हमको पता है कि यहाँ पर एक 4 आवर का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था या फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से प्राइस नीचे आना तय, कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट पीओआई तक, जो कि क्या था, हमारे डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करता करता आएगा, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, तो जो डाउन साइड के जो मूव होंगे वो स्मूथ होंगे, और यहाँ पर जो जो पुल बैक होंगे जो, ठीक है, वो क्या होंगे, माइनर डिस्प्लेसमेंट होंगे, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पुल बैक होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगेंगे, ठीक है। जब इस तरह का ट्रैप बनता है, जब इस तरह का मार्केट मेकर मॉडल बनता है, तब क्या होता है, जब छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगते हैं, कैसे, बाइंग ऑर्डर लगते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ को और थोड़ा सा डीपली समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ से कोई भी आई था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से इसने क्या किया, ये पुल बैक दिया, यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ से एक पुल बैक दिया, यहाँ से फिर से नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। अब ये जो माइनर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अप साइड के माइनर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपने बाइंग ऑर्डर प्लेस किए, क्योंकि एट द एंड मार्केट जाना कहाँ है, ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो जब हमको पता है कि यहाँ से हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है और ये एक तरह का ट्रैप है, तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह के जब पुल बैक आते हैं, ठीक है,
तो जो ये लास्ट जो यहाँ की जो सेलिंग कैंडल है, जो लास्ट यहाँ की जो कैंडल है, ठीक है ना, ये जो कैंडल, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से ये अप साइड का मूव आया, यहाँ से फिर से और माइनर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपको दिखेगी, ये जो लास्ट कैंडल आपको दिखेगी, जहाँ से एक माइनर अपसाइड में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, ये अपसाइड में मूव आया, ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पर आपको दिखेगी जहाँ से एक अपसाइड में मूव आया, या फिर ऐसा कहे कि या जो ये अपसाइड में मूव आया है उसकी सबसे आखिर की कैंडल, ठीक है, वो आपका क्या होगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई से जब यहाँ से अपसाइड में मूव आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट इस बुलिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से क्या करेगा, आपको एक एंट्री देगा, इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री देगा। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करेगा मार्केट, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करेगा मार्केट, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो यहाँ पर आगे जाए, नहीं। वो बहुत बार इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस क्या होता है, अपसाइड में चला जाता है और हम वेट करते रह जाते हैं और हमको एंट्री नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जो माइनर डिस्प्लेसमेंट है, जो माइनर पुल बैक है, उसकी जो आखिरी कैंडल होगी वो हमारा क्या होगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये बुलिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट मॉडल जब क्या हो रहा है, सेल साइड में क्या बन रहा है, ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो इस तरह के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, माइनर पुल बैक, ये यहाँ से ये डाउन साइड में आ रहा था, इस कैंडल से मान के चलो एक पुल बैक आया, तो ये जो आखिर की कैंडल होगी, ये क्या होगा, हमारा बुलिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होगा। जब हायर टाइम फ्रेम से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो इसी यही कहीं से क्या देगा, आपको एंट्री देगा। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगी तो उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पर नहीं आएगा और यही से मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बेरिस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, सेम चीज़ वही है, ठीक है। यहाँ पर कोई पीओआई है, यहाँ से ये ट्रैप कर रहा है, अपसाइड में मूव आ रहा है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिटेलर्स बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर सेल कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल सेल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एट द एंड प्राइस को कहाँ ले जाना है, उनको नीचे ले जाना है, ठीक है। तो इनकी जो बाइंग जो यहाँ पर जो बाइंग आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है, इनके अंदर इनके क्या लगे हुए हैं, इनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन के। जब यहाँ से बाइंग आएगी, जब रिटेलर बाय करेंगे, तो यहाँ पर जब रिटेलर बाय करेंगे तो उनके क्या लगेंगे, सेलिंग ऑर्डर। और जब पीओआई आएगा हायर टाइम फ्रेम का, तो वहाँ से क्या होगा, मार्केट स्मूथली नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी एक एज एंट्री मॉड्यूल या एक एंट्री पॉइंट काम करता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, जैसे ही अप साइड में आ रहा है, तो अप साइड में जैसे ही यहाँ से जो पुल बैक आएगा, उसकी जो पहली जो हाईएस्ट कैंडल होगी, जहाँ से पुल बैक आया है, वो एज ए बियरिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। जब प्राइस से ब्रेक करेगा, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तब जब प्राइस फिर से अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास जाता है, यहाँ से आपको रिएक्शन दिखता है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी ये एंट्री बन जाएगी, यहीं से प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है आप तीनों ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी आप समझ चुके होंगे, बियरिश और बुलिश, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या है। अब एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं तीनों के अंदर, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके प्रीवियस जो स्विंग है, हाई और लो स्विंग, जैसे यहाँ पर ये स्विंग है, ठीक है, ये लो स्विंग, तो यहाँ पर अगर ब्रेकर ब्लॉक है, मतलब जो पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ की जो लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी, दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर यहाँ कहीं से आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बिग रिएक्शन इन गल्फिंग लिक्विडिटी ग्रैब बिफोर रिवर्सल, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पुल बैक आएगा, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, फिर यहाँ से अगर पुल बैक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक है अगर, तो यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा रिक्लेम और ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर प्राइस क्या करता है, मैंने आपको अभी लिखा है, देखो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसने इसको क्या किया, ब्रेक किया, पहले रिएक्शन किया लेकिन ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओ है, यहाँ से सीधा रिएक्शन करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो बहुत बार मार्केट क्या करता है,
ये जो पुल बैक है, इसकी जो हाईएस्ट कैंडल है जहाँ से ये पुल बैक आया है, वो एज ए रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर सकते हैं हम। और यहाँ से क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पर आता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है। ये भी एक एडवांस ब्लॉक के अंदर आता है। जब हम एंट्रीज बनाते हैं तब ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसको कैसे देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा। अभी मैं लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं और किस किस टाइम पे जब ट्रैप बनता है तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम बेसिक लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, क्या होती है लिक्विडिटी ग्रैब, क्या होता है और किस तरह से जो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं इंस्टीट्यूशन और जो बिग मनी है वो रिटेलर्स की जो लिक्विडिटी है उनके एसएल कहाँ लगे होते हैं, किस तरह से उनके एसएल हंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और जो प्राइस मूव है, जो प्राइस का मूव आता है वो क्यों आता है, ठीक है। तो प्राइस मूव आने के लिए सिर्फ दो चीज़ें जिम्मेदार होती है। पहला है लिक्विडिटी स्वीप करना है और दूसरा है फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करना, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मान के चलो ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। बॉस करता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये एक स्विंग ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक ये एक हम स्विंग ले लेते हैं, ठीक है। ये स्विंग का हाई है और ये स्विंग का लो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों के क्या होते हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, जो बिग मनी है, ठीक है, जो एल्गोस है वो प्राइस को पुश करती है यहाँ तक, ताकि इनके जो एसएल है वो क्या कर सके, हिट कर सके। इनके जो एसएल है यहाँ पर, जो लिक्विडिटी है उनके एसएल के रूप में जो इनके स्टॉप लॉस लगे हुए उनको क्या कर सके, ग्रैब कर सके, ठीक है। और फिर वो क्या करती है, फिर से नीचे जहाँ इसको जाना है वहाँ चली जाती है। लेकिन वो क्या करती है, पहले स्टॉप लॉस जहाँ पर लगे होते हैं, जो स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे होते हैं, उसको ग्रैब करती है। तो ये जो प्राइस मूव आता है ये किस लिए आता है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है उसे ग्रैब करने के लिए, लिक्विडिटी रन इसे कहते हैं। तो प्राइस मूव के जो दो रीजन है उसमें से पहला है, प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर या नीचे जाता है, अपने स्विंग हाई और स्विंग लो पर जाता है और वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। और दूसरी, अगर वो कहीं फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है प्राइस, ठीक है, तो प्राइस जाकर क्या करता है, वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करता है। प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करता है और फिर क्या करता है, फर्दर मूव करता है, ठीक। ये दो चीज़ें प्राइस मूव के अंदर काम करती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ डीलिंग रेंज के बारे में। हम लिक्विडिटी जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। आईसीटी डीलिंग रेंज बेसिकली द एरिया बिटवीन एन स्टेब्लिश्ड स्विंग हाई which has taken the liquidity of an old high and an established swing low which has taken the liquidity of an old low। क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो ये एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, और इसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसका ये हाई है और इसका ये लो है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर लिक्विडिटी होगी, मतलब कि बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे, ठीक है। जब हम डेली टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मान लो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्विंग बने होंगे, लेकिन मैं एक स्विंग की बात कर रहा हूँ कि मार्केट मान के चलो यहीं पे ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो था, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का हाई था और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद में वो अपने प्रीवियस डे के हाई की या स्विंग हाई की, ठीक है, जो प्रीवियस डे का हाई था वहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करके स्विंग हाई बनाता है। स्विंग हाई कब बनता है, जब आपको सिर्फ तीन कैंडल देखनी है, आपको बीच वाली कैंडल का जो हाई है वो उसके लेफ्ट और राइट साइड वाली कैंडल के हाई के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मतलब कि जो बीच वाली कैंडल है, जैसे ये बीच वाली कैंडल है, ठीक है, ये स्विंग हाई क्यों है, क्योंकि इस कैंडल के लेफ्ट और राइट वाली दोनों साइड के कैंडल की जो हाई है, ठीक है, वो इस हाई से क्या है, नीचे है। मतलब कि इसने क्या किया, अपने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब की है और ये जो बीच वाली कैंडल है इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो हाई है उसके हाई से ऊपर इसका हाई है, ठीक है।
सिंपल मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक स्विंग हाई है। जब हम चीज़ों इंडियन स्टॉक मार्केट में इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करती, इस तरह की चीज टर्म यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार कंसेप्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का स्विंग लो था, ठीक है। स्विंग था उसका, ये स्विंग हाई था और एक स्विंग लो था, ठीक है। जब प्राइस इस स्विंग हाई को ग्रैब कर लेता है और इस स्विंग लो को भी ग्रैब कर लेता है, प्राइस यहाँ से इसको ग्रैब किया, इसकी लिक्विडिटी यहाँ से स्विंग हाई को ग्रैब किया, फिर यहाँ से नीचे आकर इसके लो को, इस रेंज के ये लो को भी जब ग्रैब किया, तो ये जो आपको लेग दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेंज आपको दिख रही है, ठीक है, इसकी क्या बोलेंगे, डीलिंग रेंज बोलेंगे। आप समझ गए, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। विच हैज़ टेकन द लिक्विडिटी ऑफ एन ओल्ड हाई, विच हैज़ टेकन द लिक्विडिटी ऑफ एन ओल्ड लो। अब इसका क्या काम है, ये इस चीज़ को आप डीलिंग रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के जो कैंडल होती है, ठीक है, उसकी जो हाई और जो लो है, जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, जब यहाँ की लिक्विडिटी ये ग्रैब हो गई और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, तो ये जो भी पूरी रेंज बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, डीलिंग रेंज बोलेंगे, ठीक है। और इस जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो स्विंग हाई और स्विंग लो को देखते हैं कि वहाँ की अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है दोनों तरफ की, तो ये जो रेंज बनी है उसको क्या बोलेंगे, हम डीलिंग रेंज बोलेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में मैंने बताया कि दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो ऑफ एन आईसीटी डीलिंग रेंज आर टर्म्स एज एक्सटर्नल रेंज। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि ये स्विंग हाई है और स्विंग लो है, ठीक है। हम इसे ही क्या बोलेंगे, डीलिंग रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसे ही एक्सटर्नल रेंज बोलेंगे, इसी डीलिंग रेंज को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, इसने प्रीवियस डे की कैंडल थी, उसका हाई और लो क्या कर दिया, दोनों ग्रैब कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ओपन होता है और फिर ये हाई ग्रैब करता है, फिर यहाँ पर आकर इसका लो ग्रैब करता है। तो ये जो कैंडल है ये क्या हो जाएगी, ये डीलिंग रेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये डीलिंग रेंज को ही क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है और इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी है वो क्या है, हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। समझे आप इस चीज़ को, ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जाता है। अब जो नेक्स्ट कैंडल होगी, इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो क्या करेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है और वो जाकर पहले क्या करती है, यहाँ का लो ग्रैब करती है, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अप साइड में जाएगा और यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसे क्या करेगा, ग्रैब करेगा। समझे आप इस चीज़ को। तो ये जो डीलिंग रेंज है, ये जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वो ऐसे काम करती है, जैसे ही डेली टाइम फ्रेम की हाई और लो पर लिक्विडिटी नेक्स्ट जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है और उसकी लो की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करती है और इसके ऊपर कई बॉडी क्लोज करती है, तो फिर ये क्या करेगी, अब इसके हाई की जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करने के लिए जाएगी। यहाँ पर ओपन हुई, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की और इसकी जो लो है उसके ऊपर इसने क्या की थी, बॉडी क्लोज कर दी, तो ये क्या करेगी, इसके हाई की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने के लिए जाएगी। तो हमारे जो डेली टाइम फ्रेम के बायस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अप साइड के हो जाएंगे। और इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम पर भी स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी, जैसे 15 मिनट है, 15 मिनट का ये ओल्ड हाई था और ये 15 मिनट का ओल्ड लो था, ठीक है। जब अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम की और बड़े टाइम फ्रेम के बायस भी हम देखने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के हैं, तो अगर ये ओल्ड हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको कोई फेयर वैल्यू गैप या किसी भी तरह का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है, तो चांसेस क्या है कि प्राइस क्या करेगा, यहाँ की जो लिक्विडिटी है इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। अब हम दो चीज़ें, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है, ये मैं आपको एक बार चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने क्या किया, सेल किया है, यहाँ पर जिसने सेल किया है, यहाँ पर जिसने सेल किया है, यहाँ पर मान के चलो आपने यहाँ पर एक लॉट क्या किया, सेल किया, किया एक लॉट सेल। तो जब आपका एस एल यहाँ पर कटेगा तो वो जो आपने सेल किया उससे उस लॉट को आप क्या करोगे, फिर वो बाय करोगे।
आपने यहाँ पर एक लॉट सेल किया, ठीक है, जब प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने यहाँ पर अपना एसएल लगाया हुआ था, ठीक है। जब इंस्टीट्यूशन ने प्राइस को ऊपर लाया बहुत ही स्मूथली और आपका एसएल हिट हुआ, तो आपने जो पहले यहाँ पर जो सेल किया था वो क्या हो गया, फिर से बाय हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ था, बाय स्टॉप्स था। क्या था, बाय स्टॉप्स। उसी तरह जब आप बाय कर रहे हो यहाँ पर बाय कर रहे हो, प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर से एक डाउन मूव आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, बाय किया हुआ था। जब ये यहाँ पर आपका एसएल लेगा तो जो आपने बाय किया था वो क्या हो जाएगा, सेल। तो यहाँ पर आपके क्या लगेगा, सेल स्टॉप, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, जब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, यहाँ पर रिटेलर्स यहाँ पर सेल करते हैं, वो एज ए लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तब उनके यहाँ पर क्या होते हैं, बाय स्टॉप्स लगे हुए होते हैं। तो मार्केट क्या करता है, पहले बाय स्टॉप्स को हिट करता है, वो लिक्विडिटी हंट करता है, फिर मूव करता है। उसी तरह से जब यहाँ पर आप बाय करते हो तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो वो बहुत बार आकर क्या करेगा, आपके सेल स्टॉप्स को पहले हिट करेगा, आपके जो आपको मार्केट से बाहर निकालेगा, आपके स्टॉप लॉस लेगा और फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो जो अप्स जैसे ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये एक ट्रैप है, मैंने आपको बताया 4 आवर का टाइम फ्रेम है जो मार्केट मेकर बाय मॉडल बताया था। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत लोगों ने सेल किया होगा, तो यहाँ पर उनके क्या होंगे, बाय स्टॉप्स होंगे। ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम से जब मूव आएगा तो ये क्या होगा, ये जो इतनी भी लिक्विडिटी थी ये क्या हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी। यहाँ पर जो बाय साइड लिक्विडिटी थी ग्रैब हो जाएगी, और यहाँ पर जितने भी बाय स्टॉप थे वो क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे, ठीक है, और उनका क्या हो जाएगा, रिटेलर का लॉस हो जाएगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। आप इस चीज़ को समझें, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, एनीथिंग इन बिटवीन एन आईसीटी डीलिंग रेंज सिस्टम एज इंटरनल रेंज बट द ओनली फेयर वैल्यू गैप इज अ मार्क as the ICT internal range liquidity. When price moves to balance fair value gap, it basically sweep the liquidity low time frame. That is why the fair value gap terms in। देखो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया, क्या बताया, ये डीलिंग रेंज, ठीक है, हाई और इसका लो, ठीक है। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर, ये डीलिंग रेंज क्या है, मैंने बताया ये प्रीवियस डे की कैंडल थी, इसने क्या किया, इसका हाई और इसका लो दोनों ग्रैब कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी डीलिंग रेंज हो गया। ये क्या हो गया, हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गई, हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। अब मार्केट जब नेक्स्ट इसके बीच में खुलता है और इसके बीच में ही रहता है, तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। जब तक प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा तब तक प्राइस क्या करेगा, उस जैसे मान के चलो उसको अगर नीचे जाना है या फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो वो पहले इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर वो वापस इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप पर आएगा और फिर से वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। और यहाँ पर अगर कोई पीओआई है या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो वो यहाँ से फिर से क्या करेगा, स्मूथली डाउन आएगा और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इसके बीच में बहुत सारी इंटरनल लिक्विडिटी भी क्रिएट करेगा। तो जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी प्राइस मूव आते हैं वो सारी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बहुत सी सिंपल चीज़ है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है एंट्री बनाने में और ट्रेड लेने में, ठीक है। व्हेन प्राइस मूव्स टू बैलेंस देयर फेयर वैल्यू गैप इट बेसिकली स्वीप्स द लिक्विडिटी लो टाइम फ्रेम दैट बाय फेयर वैल्यू गैप। देखो एक चीज़ आप समझो, इस चीज़ को समझो कि ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ये मान के चलो डेली टाइम फ्रेम का हाई था और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का लो था यहाँ पर कहीं, ठीक है। प्राइस क्या करता है, जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, ठीक है, तो वो स्मूथली नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर देता है, उसको और नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई छोटे टाइम फ्रेम की माइनर सेल साइड लिक्विडिटी थी या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी या फिर उसके अलावा यहाँ पर जैसे डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी या और भी नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, अगर उसको ग्रैब करना है तो मार्केट क्या करेगा, सीधे ही नीचे नहीं जाएगा। मार्केट पहले क्या करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने पहले ग्रैब की जो प्रीवियस डे का हाई के ऊपर थी,
ग्रैब की, फिर वहां से इसमें स्मूथली मूव दिया। अब वो बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो इंटरनल लिक्विडिटी भी हो सकती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होती है। जब उसे ग्रैब करेगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेगा, एक पुल बैक देगा, ठीक है, एक पुल बैक देगा। कहाँ तक देगा, फेयर वैल्यू गैप तक, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरनल लिक्विडिटी है। एक फेयर वैल्यू गैप मैंने अभी आपको बताया, फेयर वैल्यू गैप टर्म्स ऐसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जैसे काम करता है। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट एक बार फिर से आएगा और यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल करेगा और फिर क्या करेगा, वो फर्दर जो लिक्विडिटी जो पेंडिंग पड़ी है उसको लेने के लिए जाएगा। वो सीधा ही यहाँ से नहीं जाएगा। अगर वो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, देखो मैंने बताया कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी बन रही है वो क्या है, सारी इंटरनल रेंज है। अगर प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है और फिर प्राइस नीचे जाता है और वहां पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, तो जब वो अपने लेफ्ट साइड में जो लिक्विडिटी है, चाहे वो इंटरनल लिक्विडिटी हो, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसे ग्रैब करता है, ठीक है, तो प्राइस अगर फिर से जब पुल बैक लेता है, तो ये जो पुल बैक है वो भी क्या है, एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जब प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप पर जाएगा, ठीक है, ये इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करते करते जब फेयर वैल्यू गैप तक जाएगा, तो क्या करेगा, प्राइस यहाँ से फिर से मूव देगा और जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पेंडिंग होगी उसे ग्रैब करेगा, ठीक। तो प्राइस कैसे मूव करेगा, प्राइस कैसे मूव करेगा, पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी, प्राइस बेसिकली मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पहले इसने ग्रैब की, फिर इसने इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करता गया, इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पर एक्सटर्नल थी या इंटरनल थी, छोटे टाइम फ्रेम की, उसने वो ग्रैब की। यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो इसने फिर से क्या की, इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट की। और जब ये इंटरनल लिक्विडिटी जो फेयर वैल्यू गैप था हमारा, ठीक है, वहाँ पर जब आया तो इसने क्या किया, फिर से फर्दर मूव दिया और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की। अब फिर से क्या होगा, अगर इस लेग में ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, अब यहाँ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर दिया, अब फिर से ये इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और इस फेयर वैल्यू गैप पर जब आएगा तो फिर से क्या करेगा, मूव देगा। अगर इसको और नीचे जाना है तो ये फिर से यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया तो ये फिर से इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये इंटरनल लिक्विडिटी जो भी है, रेंज लिक्विडिटी है या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो वहाँ से हम बार बार क्या कर सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं और प्राइस जब जहाँ तक नीचे जाएगा, अपने जो भी टारगेट होंगे या ये टाइम फ्रेम के जो बायस होंगे वहाँ कंप्लीट करेगा, तब तक हम क्या करेंगे, ट्रेड बनाते रहेंगे। और इसके अंदर हम ओ टी एंट्री मतलब प्रीमियम डिस्काउंट पी डी एरर्स भी देखते हैं। वो कैसे देखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। मैं हमने क्या सीखा, मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, एक चीज़ और बाकी रह गई है, वो है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, यही यही मैं बता देता हूँ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, जब प्राइस मान के चलो डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पी है, ठीक है, यहाँ पर जब आता है और यहाँ पर जो जो लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, ठीक है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो आपको इस तरह की देखने को मिलती है, जिसका जो विग है वो बहुत बड़ा हो और बॉडी इस तरह की हो, ठीक है। ऐसी जब कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता और प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, इस तरह से ऊपर जाता है बिना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो विग इसने बनाई है वो बहुत ही बड़ी। तो ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको एज ए क्या मानेंगे, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस यहाँ पर आएगा इस वीक के अंदर, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अगर रिजेक्शन मिलता है तो इसका मतलब यहीं से प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, सिंपल। इसी तरह से अप साइड में भी है, ठीक है। कैसे, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पी आई है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, तो मार्केट क्या करता है, इस वीक पर जब वापस आएगा तो यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, उस चीज़ के बारे में बताया। अभी लिक्विडिटी पूल क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, कैसे ट्रैप बनते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये बेसिक लिक्विडिटी का कंसेप्ट था, बाई स्टॉक सेल स्टॉक क्या होते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। और डेली टाइम फ्रेम के जो हाई और लोज होते हैं उसके उस वहाँ पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। अगर वो एक डीलिंग रेंज है
तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले जो लेक्चर मैंने बताया उससे कंबाइन करिए और इसे भी चीज़ देखिए और मार्केट में जाकर आप ट्राई कीजिए। जैसे जैसे आप चीज़ें देखोगे, सीखोगे, समझ में आएगी और जो नेक्स्ट लेक्चर आते जाएंगे, ठीक है, उसमें और भी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। फिर सारा कंबाइन होकर आपके दिमाग में जब आएगी चीज़ें कि हाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं लाइव ट्रेड में आपको चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, मैं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ अच्छी और नॉलेजेबल चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।